नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत पूरे देश में लागू होने के लिए प्रपोजल चल रहा है काफ़ी टाइम से, वो उत्तराखंड ने फाइनली अपनी उसकी एनफोर्समेंट डेट दे दी है जब से ये यूसीसी उत्तराखंड में फोर्स में आएगा। और वो नोटिफिकेशन क्या है, वो नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। और ये उत्तराखंड में जो यूसीसी एनफोर्स होने का जो प्रावधान लागू हुआ है अभी, इस पर क्या इसके की हाइलाइट्स हैं, इनमें क्या खासियत है, क्या चीज़ है, जो क्या लॉ है जो चेंज हो रहा है और जो अब यूनिफॉर्मली सारे रिलीजन पे सारी कास्ट पर अप्लाई होगा, वो सिटीजन किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो। इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि जैसे हिंदू रिलीजियस लॉज को फॉलो कर रहा था, मुस्लिम रिलीजियस लॉज को फॉलो कर रहा था। तो ऐसे अलग अलग रिलीजन कास्ट के बेसिस पे हमारी हमारी कंट्री में, क्योंकि सेकुलर कंट्री है, तो सबके अलग अलग रिलीजियस लॉज थे। उनको फॉलो करने में एक सोशल हार्मनी नहीं क्रिएट हो पा रही थी। उस एजेंडा को फुलफिल करने की, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन किया गया था। अब देखिए, पार्ट 4 जो है वो एक डीपीएसपी है, मतलब कि दो जो भी आर्टिकल पार्ट 4 में मेंशन्ड है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो वो बाइंडिंग नहीं है किसी स्टेट गवर्नमेंट पर ऐसा बनाने के लिए, बट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर इट्स सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऐसा उनको बोला गया है कि आप ऐसा करें, बट उनके ऊपर प्रेशर नहीं है, किसी भी तरह की बाइंडिंग नेचर नहीं है उसका। सिर्फ उनको बोला गया है कि आप ऐसा अगर अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा होगा। तो उसी के परसुएंस में आर्टिकल 44 को कंप्लाई करते हुए उत्तराखंड की जो जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया और उस लागू की डेट गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश करी। अब ये जो लागू होगा वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि द लॉज प्रपोज्ड बाय उत्तराखंड सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड अप्लाई टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब लिस्टेड अंडर पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके उस स्टेट के सारे रेसिडेंट्स पर अप्लाई होगा, सिर्फ किसको छोड़कर, जो शेड्यूल ट्राइब है पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, उन लोगों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी रेसिडेंट्स पर अप्लाई होगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस नोटिफिकेशन पे। वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो आपके साथ कवर करूंगा मैं इस तरह के सारे की हाइलाइट्स कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या कुछ नया आया है और कैसे अब ये लागू होगा, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो हमारे फेवर में है और किस चीज़ में आज भी डिस्प्यूट आगे बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ 27 जनवरी को, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया कि इन द एक्साइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024, द गवर्नर हियर बाय अपॉइंट्स 27th जनवरी एज द डेट ऑन विच 2025 एज द डेट ऑन विच द सेड कोड शैल कम इन टू फोर्स। तो इस उत्तराखंड में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की एनफोर्समेंट डेट क्या हुई? 27 जनवरी 2025। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं इसके की हाइलाइट्स पे। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर विल मार्क अ फुलफिलमेंट ऑफ मेजर प्रोमिसेस, जो कि उस रूलिंग पार्टी ने राज्य सरकार में उत्तराखंड की राज्य सरकार ने जो प्रोमिसेस किए थे, उन प्रोमिसेस का फुलफिलमेंट है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसमें से जो मेजर की हाइलाइट्स है वो है, सबसे पहला कि अब चाहे आप हिंदू कास्ट के हो, चाहे मुस्लिम कास्ट के हो, चाहे किसी और कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ये सभी रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड पर लागू होगा। तो सभी के लिए लीगल एज ऑफ मैरिज हो गई 21 मैन के लिए, और सारे विमेन के लिए लीगल एज हो गई मैरिज की 18। ठीक है, और जब शादी कर रहे होंगे तो उस शादी के टाइम पर किसी भी जो मैन पुरुष शादी करने जा रहा है तो उसकी वाइफ, उसके पास कोई उस समय लिविंग वाइफ नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। और अगर वुमेन शादी करने जा रही है तो उसका कोई लिविंग हस्बैंड नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, और बोथ द पार्टनर शुड बी मेंटली फिट। ये कंडीशन हर रिलीजन पे अप्लाई करेगी। अब कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं रहेगा कि नहीं, हम मुस्लिम हैं तो हमारे इसमें हम भले ही हमारे पास एक और लिविंग वाइफ हो लेकिन हम बाइगमी कमिट कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम में तो बाइगमी ऑफेंस नहीं होता था, हिंदू में होता था। बट अब ऐसा नहीं है। उत्तराखंड के केस में उत्तराखंड के रेसिडेंट्स के लिए आप बाइगमी कमिट नहीं कर सकते। ठीक है, एक ही वाइफ रख सकते हो, एक ही हस्बैंड वाइफ रह सकता है। आपकी शादी के टाइम पे कोई भी लिविंग वाइफ या लिविंग हस्बैंड नहीं होना चाहिए। सेकंड हाईलाइट है कि इट वुड बी अनलॉफुल टू मैरी इन सर्टेन सिचुएशन सच एज, आपके मतलब अब बेसिकली हिंदूज में अगर आप जानते हो या आपको पता हो तो सपेंडा रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड था। ये डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता था। सपेंडा अगर फॉर्म हो रहा है मतलब आपकी 7 पीढ़ी तक के बीच में अगर कोई किसी रिलेशन में अगर कोई बैठ रहा है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते थे। तो वही सेम कंसेप्ट वहाँ से बोरो करते हुए इन्होंने
यूनिफॉर्मली हर सिटीजन पर अप्लाई कर दिया है, उस स्टेट के हर रेसिडेंट पे अप्लाई कर दिया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, की वो जिससे आप शादी कर रहे हैं वो आपके फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर के डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर ऐसा होता है तो वो मैरिज अनलॉफुल कहलाई जाएगी। थर्ड, कि मैरिज जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। आपने भले ही मतलब आपने, अगर आप हिंदू हैं तो आपने 7 फेरे लिए हों, आपने अपने कस्टम्स रिचुअल्स के तहत आपने शादी कर ली हो, स्टिल लीगल रिकॉग्निशन मैंडेटरी है। ठीक है, इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ऑन द मैरिज रजिस्ट्रेशन देयर विल बी 3 months in jail and 25,000 as fine. ऑल्सो वन हैज टू पे 10,000 फाइन इफ द मैरिज इज नॉट रजिस्टर्ड। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको 10,000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा, और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 25,000 रुपये तक का फाइन और जेल भी हो सकती है। मतलब इस पॉइंट से सिर्फ इतना हाईलाइट देखने को मिलता है कि आपको लीगल, आपकी मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही मिलेगा, आप इर्रिस्पेक्टिव कि आपने कस्टमरी प्रैक्टिसेस के थ्रू शादी करी हो या नॉन कस्टमरी प्रैक्टिसेस के थ्रू शादी करी हो। लीगल रिकॉग्निशन लेना जरूरी है, लीगल रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो 10,000 रुपये तक का फाइन लग जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हाईलाइट पे कि विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर अ मैरिज कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है, आप आपस में किसी भी मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर सकते, कोर्ट ऑर्डर जरूरी है। ये सारे ही लॉज पे, सारे ही रिलीजन और कास्ट वाले रेसिडेंट्स पर अप्लाई करेगा, प्रोवाइडेड द रेसिडेंट मस्ट बी ऑफ उत्तराखंड। Then next is कि the decree must be issued within 60 days of the divorce plea being filed in one of the designated courts। मतलब आपने दोनों कपल में से किसी भी एक ने अगर डिवोर्स के लिए फाइल किया है कोर्ट में, तो उस जिस दिन उसने फाइल किया है उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर उसको कोर्ट डिग्री पास कर देगा उसके डिवोर्स की। ठीक है, वो डेजिग्नेटेड कोर्ट। मेंटेनेंस एंड एलिमनी विल बी पेबल टू बोथ मैन एंड वुमेन। ये एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ को ही मिलेगा या वुमेन को ही मिलेगा, मेंटेनेंस और एलिमनी के प्रावधान दोनों दोनों को मिलेंगे, प्रोवाइडेड वो अपनी कंडीशन प्रूव कर पाए कोर्ट में कि हाँ वो डिपेंडेंट है और उनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो वो दोनों ही एंटाइटल्ड हैं। ठीक है, तो ये एक नया इंपॉर्टेंट एडिशन है। देन ऑल्सो द हाई कोर्ट अलाउज द अपील इन केसेस व्हेन द फैमिली कोर्ट ऑर्डर्स आर इशूड विदाउट कंसेंट। तो अगर फैमिली कोर्ट ने बिना कंसेंट के ऑर्डर पास किया है तो उस केस में हाई कोर्ट अपील को अलाउ करेगा। ठीक है, ये हो गया जो सब पर लागू होगा। देन एवरी लिव इन रिलेशनशिप मस्ट रजिस्टर विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी दैट द लॉ नोटिफाइज। अब अभी तक लिव इन रिलेशनशिप अलाउड था, बट लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना जरूरी नहीं था। अब लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लागू हुआ है उसके तहत उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना जरूरी है विद दैट रजिस्टरिंग अथॉरिटी, और लिव इन रिलेशनशिप दैट फॉल अंडर द फॉरबिडन कैटेगरीज और इन विच वन पार्टनर इज मैरिड विल नॉट बी परमिटेड। मतलब कि आपका, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो फिर ऐसे केस में वो लिव इन रिलेशनशिप एक फॉरबिडन कैटेगरी में आ जाएगी और ऐसी लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन पार्टनरशिप अलाउड नहीं है। ठीक है, वो परमिटेड नहीं है, और क्योंकि और परमिटेड नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं करा पाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने दोनों को इंटरलिंक कर दिया है कि इस तरह से आपको लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना जरूरी है। उसका एक और रीजन उन्होंने ये दिया है क्योंकि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराएंगे तो लिव इन रिलेशनशिप से जो चिल्ड्रन अराइज होंगे, ठीक है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम लिविंग कपल्स आर एंटाइटल्ड टू ऑल द लीगल प्रोटेक्शंस। लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चा आएगा वो ऐसे ही नहीं रहेगा, वो मतलब उसके पास बिना बिना किसी पेरेंट्स के वो नहीं वो रहता है और उसको फिर एडॉप्शन की कैटेगरी में जाना पड़ता है और ये सब सिचुएशन आती है। तो वो उस वर्स्ट सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये क्लियरली लॉ में मेंशन कर दिया गया कि लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर होना चाहिए और उस रिलेशनशिप से जो भी चिल्ड्रन अराइज होगा वो लीगल सारे लीगल प्रोटेक्शंस के लिए एंटाइटल्ड होगा। Next, if the live-in arrangement is terminated, the registrar must be notified. Following that, the other partner will be notified. And if a guy in a live-in relationship flees, he will be responsible for the women's maintenance as determined by the appropriate authorities। तो ये भी बहुत स्पेसिफिक, इस पे पहले ही लॉ लेट डाउन हो गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर हस्बैंड फ्ली कर जाता है तो उस केस में जो भी बिना इन्फॉर्मेशन के फ्ली करता है वो वुमेन के मेंटेनेंस के लिए लायबल होगा। अगर हस्बैंड बिना वुमेन को बताए, पहले लिव इन रिलेशनशिप में लिव इन अरेंजमेंट में था लेकिन वो एकदम से बिना बताए गायब हो जाता है तो उस केस में हस्बैंड वुड बी लायबल फॉर वुमेन्स मेंटेनेंस। लेकिन इसको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब वो गायब ही हो गया है तो आप उसका पता ही नहीं ढूंढ पाओगे, आपको 4-5 साल तो पता ही ढूंढने में लग जाएंगी कोर्ट को, फिर नोटिस जाएगा, फिर नोटिस जाएगा, नोटिस अनसर्व, नोटिस सर्व, नोटिस अनसर्व, सर्विस रिपोर्ट अवेटेड, यही चलता रहेगा। तो ये सब चलता रहेगा और जब हस्बैंड फाइनली आएगा, उसका अपीयरेंस होगा, उसके बाद फिर वो अपने एडवोकेट को हायर करेगा और वो इस तरह से मेंटेनेंस को डिले कराएगा। तो वुमेन को मेंटेनेंस एनीवे नहीं मिल पाएगा ऐसी सिचुएशन में। अगर हस्बैंड फ्ली कर जाता है तो इट्स बेटर कि आप लिव इन अरेंजमेंट में ही
बहुत सोच समझ कर एंटर हो, जहां आप श्योरिटी के साथ आपको लगे कि हाँ इससे कहानी कुछ आगे बढ़ने वाली है। द रजिस्ट्रार मस्ट बी नोटिफाइड ऑफ सच लिव इन अरेंजमेंट। अगर ऐसा कोई लिव इन अरेंजमेंट आपने रजिस्टर किया था और अब वो टर्मिनेट हो गया है, मतलब अब आप खत्म कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको रजिस्ट्रार को जाके नोटिफाई करना पड़ेगा। देन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी विल गो टू द डिसीज्ड पर्सन्स इमीडिएट फैमिली इफ देयर इज नो रजिस्टर्ड विल। अगर मतलब यहाँ पर कोई भी डिसीज पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, आप तो उसकी जो फैमिली होगी उसमें जितने मेंबर्स होंगे सबको इक्वली प्रॉपर्टी बटेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी उस फादर की जो वाइफ है, बेसिकली मदर, और वो सन और डॉटर, तीनों के बीच में इक्वली प्रॉपर्टी बटेगी। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी proportionately distributed। ठीक है, देन लास्ट वन है कि इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स विल बी ग्रांटेड टू सन्स एंड डॉटर्स एंड द लॉ इंक्लूड्स specific safeguard for Hindu united families. The state government will designate a decision maker to determine how the property will be divided between the claimants। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वापस कंसेप्ट क्लियर है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हो, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे सन और डॉटर के। ये लॉ पहले भी था, अभी भी है, बस अंतर इतना है कि अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू इसको स्पेसिफिकली ग्रांट कर दिया गया है कि ये लॉ प्रिवेल करेगा। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही मेन की हाइलाइट्स से यूनिफॉर्म सिविल कोड के, इससे हमको ये समझ में आता है बेसिकली कि ये एक नेशनल कोड होगा जो सब पर लागू होगा। वो पर्सन किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, वो रिलीजन अब प्रिवेल नहीं करेगा, ये कोड प्रिवेल करेगा। अगर इशू आता है तो अगर मुस्लिम कह रहा है कोर्ट में कि मैं बाइगेमी कमिट कर सकता हूँ, मैं एक से ज़्यादा शादी कर सकता हूँ, तो ऐसा वो अब नहीं कह पाएगा, क्योंकि उनकी अगर वो उत्तराखंड का रेसिडेंट है और उत्तराखंड के रेसिडेंट में 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है, तो 27 जनवरी के बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि वो लीगली आपको अलाउड नहीं करता है। क्योंकि आप पर क्या लागू हो रहा है, अब मुस्लिम लॉ लागू नहीं हो रहा है, मुस्लिम रिलीजियस लॉ लागू नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है उत्तराखंड के रेसिडेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या यही इस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड हर स्टेट को आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? हर रिलीजन की एक स्पेसिफिक विशेषताएं होती हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सेकुलरिज्म को का टैग इंडिया को दिया गया था, सेकुलर कंट्री बोला गया था, उसी चीज़ को बरकरार रखना चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए? आपका इस पे क्या मत है, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की वीडियोस अगर सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। गुड बाय, थैंक यू।